सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश व्लॉग में। सो इस व्लॉग के थ्रू हम करने वाले हैं अपनी बाइक KTM एडवेंचर 390X का एक रिव्यू। तो रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो बाइक है ना अपनी, वो ऑलमोस्ट चल चुकी है 4600 किलोमीटर्स, जैसे कि आपको मीटर पे आ रहा होगा। तो 4600 ये चल चुकी है। इसके सभी टॉपिक्स पे हम बात कर लेते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है भाई, कितना माइलेज देती है, तो माइलेज आपके सामने है। अभी मैंने इसे जस्ट रीसेट किया था, तो रीसेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि भाई 40 किलोमीटर पर लीटर की ये माइलेज दे रही है। तो मैं आपको ऑन एन एवरेज बता देता हूँ, जब आप इसको सिटी में चला रहे हैं और नॉर्मल चला रहे हैं तो ये तब भी आपको 30+ की माइलेज आसानी से दे देती है। और अभी जैसे मैं हाईवे क्रूज़ कर रहा हूँ, तो हाईवे क्रूजिंग ये लगा लो कि मेरा 20 किलोमीटर लगातार है, तो इसकी वजह से अभी जो माइलेज का यहाँ पर रेशियो आया है वो 40 किलोमीटर की रेंज में आया है। तो जहाँ यहाँ पॉइंट आपको बताने का यहाँ पर यह है कि अगर आपकी बाइक, अगर आप कोई लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं और भाई अगर आप इसे 60 to 80 के बीच में मेंटेन करते हैं, तो ये आपको ईजिली ना 37 to 38 की माइलेज दे देगी। और टॉक अबाउट सिटी, तो ईजिली आपको 33-34 की माइलेज देती है। तो जो बात यहाँ पे बताने की, कंपनी क्लेम करती है 32 की माइलेज, तो वहाँ पे मैं इसको देना चाहूँगा 1 पॉइंट, क्योंकि ये भाई उस पॉइंट पे खड़ा उतरती है कि मतलब उस पॉइंट पे बिल्कुल एग्री करती है कि उतनी माइलेज ये बाइक निकाल लेती है। हाँ भाई, अगर आप 100+ चलाओगे तो मैं उस चीज़ की गारंटी नहीं लेता, बट यस, अगर आपकी गाड़ी 100 से बिलो चल रही है तो डेफिनेटली मैं उस माइलेज के लिए आपको ऑब्टेन करने को बोलूँगा कि यस, उतना पॉइंट इसका वैलिड है। तो अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड बात की। तो भाई बाकी बात कर लेते हैं इसकी सीट की। तो भाई सीट, अगर आप सोलो चल रहे हैं, अभी वैसे मैंने मॉडिफाई करा ली है सीट, अगर आप सोलो चल रहे हैं तो आप इजीली इसमें 200 से 200+ का स्ट्रेच इस पे ले सकते हैं। बट अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हैं तो पिलियन हद से ज़्यादा 100 किलोमीटर ही आप पिलियन को इस पे बिठा सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा इश्यू होने वाला है। तो पहला पॉइंट जो बताने का ये है कि पहले तो उसको बैठने के बाद प्रॉब्लम होगी। दूसरा, वो जो लेग रखते हैं ना, मतलब जब आपकी लेग्स रखी होंगी तो उसमें आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। तो भाई पिलियन के लिए तो ये बाइक रेकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। बट यस, अगर आप एड ऑन अगर एड ऑन वाले लगवाते हैं और इस पर मतलब कुछ नहीं करवाते हैं, तो यस, आप कुछ हद तक इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड तक इसे ले जा सकते हैं। बट यस, अगर पिलियन का वेट ज़्यादा है तो भाई तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, जो बाइक चलाता है उसके लिए भी और जो पिलियन बैठता है उसके लिए भी। रीज़न बीइंग कि जितना हैवी बंदा आपके पीछे बाइक पे बैठेगा उतना ज़्यादा लोड आपके हैंडल पे भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप भाई किसी को भी बिठा लेंगे, 60-70 तक अगर बंदा बैठा होगा वेट रेशियो तक तो चल जाएगा, बट उससे ऊपर नहीं भाई, फिर आपके लिए भी दिक्कत है और आपको भी चलाने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है कुछ किलोमीटर्स के बाद। थर्ड बात कर लेते हैं मिरर क्वालिटी की। तो भाई मिरर क्वालिटी तो बढ़िया है, बट जो मिरर का जो एंगल है ना, वो बहुत मुश्किल से सेट होता है। और तभी आई विल नॉट सजेस्ट टू गो विद दिस मिरर, यू डेफिनेटली हैव टू चेंज द मिरर्स। तो आजकल इससे अपराइट पोजीशन के मिरर चल रहे हैं। जितना ये गैपिंग दिख रहा है ना आपको, ये गैपिंग, इसका डबल गैपिंग का मिरर आता है, तो वो फिर भी ईजी हो जाता है उस पर देखना। तो ये वाले जो मिरर है भाई बिल्कुल ही बेकार है। तो क्योंकि मुझे दोनों जगह ना एक ही चीज़ दिखती है, तो काफ़ी ध्यान से मुझे बाइक चलानी पड़ती है। तो टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, तो बाकी हैंडलिंग, भाई हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसे 60 से ऊपर चला रहे हैं ना भाई, तो जो इसकी पावर है ना, उसका कोई मतलब इसकी रेंज में इसकी पावर को इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर सकता। मैं अभी आपको एक टेस्ट दिखाता हूँ। अभी जैसे गाड़ी चल रही है 74, ये देखिए, तो ये देखिए ईजिली इसने 95 कर दिया, मुझे पता ही नहीं लगा। तो जो पावर है ना, अगर जब ये 60-70+ चल रही है, तो कभी भी आपको थ्रोटल देके अगर पावर लेनी है तो भाई आपको निराश नहीं करने वाली गाड़ी। और इसकी जो टॉप मतलब जो इसकी एक क्रूजिंग स्पीड है ना, वो क्रूजिंग स्पीड मेरे हिसाब से तो 70+ की ही रहेगी। अगर आप 6th गियर पे चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो क्रूजिंग स्पीड है ना, वो 70+ होनी चाहिए, तो ही आपको इस बाइक को चलाने में मज़ा आएगा, नहीं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। और बाकी बात करते हैं इसके 5th पॉइंट की। हाँ, तो इसके जो अगर इंडिकेटर्स की मैं बात करूँ तो इंडिकेटर्स में लैग पता है क्या है कि जैसे मैंने इसमें फ्लैशर्स लगवाए हैं,
अब इसमें दिक्कत क्या है कि जब इसके इंडिकेटर चलते हैं ना तो वो पता ही नहीं लगता कि फ्लैशर चल रहा है या इंडिकेटर चल रहा है। रीज़न बीइंग कि जैसे आप बैठे हैं तो देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन, तो आपको इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन मिलने नहीं वाला। तो आपको जो भी समझ आएगा वो मीटर के थ्रू ही समझ आने वाला है। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होता कि बंदे को समझ आ जाता, क्योंकि एलईडी है और जिस तरीके से इसकी कटिंग फिनिश है, तो सिर्फ आप अपने डैश मीटर, अब जो आपका मीटर होता है बाइक का, उसी के थ्रू ही समझ पाएंगे कि आपका इंडिकेटर जल रहा है या फ्लैशर ऑन है क्या है। तो वो आप सिर्फ मीटर के थ्रू ही चेक कर पाएंगे, जो मुझे थोड़ा सा लैग लगा। बाकी अगर डैश मीटर की बात करें तो भाई इसका ABS वर्क्स वेरी वेल, और साथ ही साथ इसका जो हम ऑफ रोड भी कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली ही कुछ शॉर्ट रील्स डाली हैं जिसमें मैंने इसका ऑफ रोड दिखाया है, पीछे पिलियन बिठाकर डाउन हिल करते हुए। तो डाउन हिल करते हुए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस बाइक पे। तो जो पॉइंट यहाँ पे बताने का कि अगर आप माइल्ड ऑफ रोड करना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आप इस पे माइल्ड ऑफ रोड कर सकते हैं। बट यस भाई, एक बहुत लॉजिकल बात है आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके क्रैश गार्ड लगे ना, क्रैश गार्ड वाला बंदा सिर्फ टूरिंग के लिए इस बाइक को प्रेफर करता है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ कि जिन बंदों के ये नहीं लगे होते वो डेडिकेटेड इस बाइक को लेते हैं ऑफ रोड करने के लिए, सो दे विल नेवर गो विद द क्रैश गार्ड। रीज़न बीइंग दे डू कोर ऑफ रोड ऑन दिस बाइक। तो कोर ऑफ रोड जब बंदा करता है तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस ऑफ अ क्रैश। तो जो अगर क्रैश होता है ना भाई, अगर स्मॉल क्रैश है तो बच जाएगा, पर अगर बिगर क्रैश होता है ना, उसमें दो इम्पैक्ट होते हैं। ये क्रैश गार्ड ना आपकी टांगों में भी लग सकता है, और सेकंड ये क्रैश गार्ड अगर आपकी बाइक के अंदर भी घुस सकता है, तो बाइक को भी ये ब्रेक कर सकता है। तो जो बात यहाँ पे आपको बताने की है कि अगर आप इसमें कोर ऑफ रोड करते हैं तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू हैव द क्रैश गार्ड, बट मैंने इसको टूरिंग पर्पज़ के लिए लिया है, तो डेफिनेटली यू शुड हैव द क्रैश गार्ड। तो अब जो यहाँ एक और बात बताने की आपको कि जो क्रैश गार्ड है ना, कि ये वाला भाई इसने डेफिनेटली मेरी बाइक बचाई है। तो अगर आप इसे टूरिंग के लिए ले रहे हैं इस बाइक को, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू द ज़ाना क्रैश गार्ड, और इसका फिक्स प्राइस है 6500 रुपीज़ का। तो आप अपना कहीं भी अपने वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं और लगवा सकते हैं। मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा, मैंने फुल पैसे पे करे हैं इसके, और मेरा एक क्रैश हुआ था जिसमें इसने मेरी पूरी बाइक को बचा लिया। तो मैं इसलिए इसको रेकमेंड करता हूँ कि डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रीज़न भी इसके लगे होने से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा ब्रेक पैडल है ना, अब एडवेंचर बाइक की खास बात क्या है, इसका जो ब्रेक पैडल है वो 2 पार्ट्स में आता है। तो इसका जो ऊपर का ही पार्ट था ना वही ब्रेक हुआ, और यही अगर आपकी नॉर्मल बाइक होती तो पूरा ब्रेक पैडल आपका ख़राब हो जाता, एंड देन यू हैव टू पे अ हाई अमाउंट टू उसको चेंज करने के लिए। तो ये खास बात थी, सिर्फ उस पर ज़्यादा और माइनर से स्क्रैच इसके साइलेंसर पे आए हैं। तो जो मेन था कि ये क्रैश गार्ड ने पूरी बाइक को बचा लिया, सारा प्रेशर जो है क्रैश गार्ड ने अपने इस पे ले लिया। तो हल्का सा क्रैश गार्ड बेंड हो गया है। तो बट अब यहाँ पे जो पॉइंट बताने का कि क्रैश गार्ड जो बेंड हुआ है, इन फ्यूचर अगर इसी साइड अगर क्रैश होता है तो डेफिनेटली इट कैन इम्पैक्ट द बॉडी, तो वो भी मुझे थोड़ा सा फिक्स कराना पड़ेगा। बट येस, फर्स्ट क्रैश में बाइक को कम्प्लीटली उसने बचा लिया। तो अब टॉक अबाउट कि भाई बाइक चल चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया 4600 किलोमीटर, और अब इसका जो लो RPM है ना, मतलब लो एंड टॉर्क, उसमें क्या है कि आपकी अगर हैबिट सेट हो गई तो आपके लिए ईजी है। बट अगर आप जैसे मेरी बाइक चलाएंगे तो आपको ये बाइक पसंद नहीं आने वाली है बिकॉज ऑफ इस लो एंड टॉर्क। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब किसी को मैं दूंगा तो हार्डली थोड़ा ही चलाएगा, तो उसमें वो फर्स्ट गियर्स को ही लाइक इनिशियल गियर्स को ही टेस्ट कर पाता है। तो इनिशियल गियर्स में भाई ये मांगती है स्पीड। तो जैसे कि मैं बता दूं कि अगर फर्स्ट गियर पे चल रही है तो मांगेगी 10 की स्पीड, सेकंड पे 20, थर्ड पे 30, और फोर्थ पे लाइक 40, और फिफ्थ पे आप देखो 50। अब जैसे मैंने इसको कम किया, अभी 5th गियर पे चल रही है, तो देखिए अब इसको उठाने के लिए लैग ले रहा है। तो लैग जो है ना, वो लैग ये आप बचा सकते हैं जब आपकी हैबिट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको हैबिचुअल होना बहुत ज़रूरी है इस बाइक पर। थोड़ा सा ट्रैफिक है, थोड़ा सा साइड लगा लेते हैं। थोड़ा सा आपको हैबिट तो इसमें बाइक में बनानी पड़ेगी, बट यस, जैसे ही अगर आप इस चीज़ को कॉन्कर कर लेते हैं तो आपके लिए बाइक चलाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। और अगर मैं कंपेयर करूं भाई इसे डोमिनार से, तो भाई डोमिनार से ये भाई काफ़ी वेट रेशियो में आपकी ये है कि कम है, जिसकी वजह से इसे चलाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। साथ ही साथ इसका व्हील बेस डोमिनार से बड़ा है, तो जो इसके सर्कल रेडियस है वो कम होने की वजह से फास्टर चलता है। तो बाकी अगर मैं बात करूँ अभी हिमालयन से, तो हिमालयन और मेरे को हिमालयन भी
टू बी ऑनेस्ट पसंद आई है, बट ओनली रीज़न नॉट टू चूज़ द हिमालयन करंटली इट इज़ लाइक उसमें ओनली रीज़न नॉट टू चूज़ हिमालयन इज़ आप समझ सकते हैं कि भाई उसमें स्पोक व्हील्स आते हैं, और स्पोक व्हील्स में ना डेफिनेटली देर इज़ एन इशू कि अगर एक बार भी पंचर हुआ तो, बट यस अगर स्पोक व्हील वही बंदा लेता है जिसको कोर ऑफ रोड करनी है। तो भाई जब आप इसे सिटी में चलाते हैं ना, देखिए मैं हाफ क्लच छोड़ रहा हूँ, ये देखिए हाफ क्लच, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसके जो फ़ैन है वो ऑन हो जाता है, मतलब ये हीटिंग पे चली जाती है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है आप जब सिटी में होंगे ना, बेसिकली जब आप ट्रैफिक में खड़े होंगे तब डेफिनेटली आपको इसकी फ़ैन मतलब हीटिंग ऑब्जर्व होएगी। गर्मियों में तो भाई नहीं झेली जाती, बट सर्दियों में ये आपको अच्छा लगेगा। तो ये पॉइंट है यहाँ पे कि बट अगर हाँ आप लॉन्ग टूर कर रहे हैं तब आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट यस डेफिनेटली आप ट्रैफिक में खड़े हैं तो डेफिनेटली इसके जो फ़ैन है वो ऑन हो जाएंगे जब गाड़ी आपकी हाफ क्लच पे होगी। तो टॉक अबाउट हिमालयन से जैसे मैं बात कर रहा था, तो हिमालयन से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि नई वाली हिमालयन भाई मुझे बहुत अच्छी लगी टू बी ऑनेस्ट। तो उसकी एक प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ कि उसका प्लस पॉइंट ये है कि भाई सीट हाइट, तो उसकी सीट हाइट में ना मेरे पैर बहुत आसानी से आ जाते हैं। लाइक माई हाइट इज़ 5 फुट 11 इंच, बट अगर इसकी बात करूँ तो इसकी सीट हाइट में भाई मुझे भी दिक्कत हो जाती है कई बार। तो क्या होता है ना कि कई बार आप फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं तो द कॉन्फिडेंस ऑफ राइडिंग दिस बाइक ऑन अ हाई स्पीड वो हमेशा लैकिंग मोड में रहेगा आपको जब आपके पैर नहीं आते, तो वो चीज़ हिमालयन में नहीं है। तो अगर आप हाई एंड पे क्रूज कर रहे होंगे तो यू हैव सच मच कॉन्फिडेंस, बट अभी जैसे मुझे पता लगा कि उसकी ब्रेकिंग इतनी कैपेबल नहीं है ऑन द हाई स्पीड, तो वो धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं। बट यस अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ उसकी, तो उसकी पॉजिटिव साइड है भाई कि एक तो उसमें जैसे मैंने बताया कि आपके पैर इजीली आ जाएंगे, और सेकंड जैसे मैं बता देता हूँ कि उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो 220 mm है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm, तो वहाँ पर भी ये आपको प्लस पॉइंट पे जाती है। और यही मैं उसकी नेगेटिव बात की बात करूँ तो भाई अभी उसमें जो एडिशनल फीचर जो मिस होता है वो है अलॉय, तो जो आने वाले वक्त में उसमें आएगा, बट दैट विल कॉस्ट द सेम, मतलब अगर वो आएगा तो 30-40,000 वो बढ़ा के आएगा। तो वो फीचर जैसे ही इंडिया में आएगा, इंडियन बाइक्स में मतलब हिमालयन में आएगा बेसिकली, तो देन डेफिनेटली देयर इज़ एन इशू कि उसका प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अब लोग लेंगे नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ कि वो स्पोक व्हील में ही जो आपका टायर है वो ट्यूबलेस रहने वाला है, और लाइक अगर पंचर भी होता है तो इट विल वर्क एज अ ट्यूबलेस ओनली। तो वो फ्यूचर जल्दी आने वाला है हिमालयन में, उसकी टेस्टिंग ऑलरेडी डन हो चुकी है, और जो आउट ऑफ इंडिया मॉडल गए हैं उसमें डेफिनेटली वो उन्होंने ऑलरेडी सेलिंग के लिए लगा दिया। बट अगर इंडिया में लगाऊं तो इंडिया में देयर आर सम नॉर्म्स जिसकी वजह से अभी वो नहीं है, तो बट यस इन फ्यूचर आ जाएगा। तो बट प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो हिमालयन भी आती है भाई 3,15,000 20,000 के आसपास, और ये वाली बाइक भी अपनी 3,30,000 की है। तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से दोनों बाइक अपनी बेस्ट है, और वो भी न्यू है तो भी रिजिडिटी उसकी समझ आएगी। बट दिस इज़ KTM रिफाइंड इंजन, सो ऑलरेडी वी आर अवेयर ऑफ इट कि ये कैसा वर्क करता है। तो क्योंकि KTM इंजन्स में चेंजेस नहीं करता है, इंजन को वही रखेगा, और लाइक देयर इज़ अ चांस जो कि अब ये हर कंपनी फॉलो करती है। अगर आप मारुति भी लेते हैं तो वो भी एक ही इंजन को फॉलो करती है एक सेगमेंट में, और यही इसमें है। अगर इसमें जो 390 का इंजन है, सेम इंजन यू विल गेट इन द RC, सेम इंजन यू विल गेट इन द ड्यूक, और सेम इंजन यू विल गेट इन द KTM एडवेंचर 390 स्टैंडर्ड मॉडल। सो बट यस फीचर्स इधर उधर कर दिए, और बाइक को आपके हिसाब से आपके बजट के हिसाब से बना दी गई, क्योंकि इंजन रिलायबिलिटी हमें ऑलरेडी पता होती है KTM की कि किस तरीके की रहने वाली है। तो बट जो हिमालयन इंजन लाया दैट इज़ कम्प्लीटली अ ब्रांड न्यू इंजन, और अभी उसका मैं समझता हूँ कि अगर कोई ले रहा है तो या तो बिल्कुल पहली बाइक ले रहा है तो ठीक है, बट अगर कोई जैसे हाँ लॉन्ग टर्म रखना के लिए बाइक ले रहा है तो ही शुड एटलीस्ट वेट फॉर 2 to 3 months टू गेट ऑल द इनपुट्स ऑन द यूट्यूब। आपको सारे इनपुट्स आने चाहिए, देन यू कैन गो फॉर इट। बट हाँ अगर जिसको मेरी तरह नॉर्मल टूरिंग करनी है, डेली भी चलाना है, और हाँ अगर कभी कभी जाना है महीने में, अगर 2 राइड भी आपने कर ली 500 किलोमीटर की, यस यू कैन डू इट, और इससे भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसके टायर का रिस्पॉन्स यार अच्छा नहीं है,
जो MRF का टायर दिया है वो बहुत ही गंदा लगता है, और एज़ कम्पेयर टू जो इसमें मिशेलिन का टायर आता था, मैक्सिलर का सॉरी, तो जो आता है, तो अभी से ही टायर का जो रिस्पॉन्स और पीछे का टायर का जो रिस्पॉन्स है वो तो और ही बेकार है। तो जल्दी से जल्दी मैं वो अभी जैसे ही मैं इस बाइक को चला लूँ एटलीस्ट 15,000 किलोमीटर, तो लाइक लेट्स से 6 मंथ्स मोर, सो 6 मंथ्स के अंदर इसको हम कवर कर देंगे। और फिर मैं डेफिनेटली इसके जो टायर का जो अपडेट है उसको, टायर को डेफिनेटली अपग्रेड करना चाहूँगा। तो बाकी ओवरऑल पैकेज यार, जिस रेंज में ये बाइक आ रही है, ओवरऑल पैकेज इज़ गुड, और मैं इस बाइक को लेने के लिए आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। और आपका कुछ भी फीडबैक है KTM एडवेंचर X से रिलेटेड, तो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड लेट अस नो। सो अब इस ब्लॉग को हम कर रहे हैं यहीं पर एंड। तो आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो आप बता सकते हैं। अभी काफ़ी पॉइंट मैंने मिस करे हैं, आई नो, बट यस इन पॉइंट्स को भी डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना था, सो दैट्स वाई कि अभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके पास आ चुकी है इन पॉइंट से रिलेटेड। तो आने वाले वक्त में जब मैं इसको 6,000-6,500 अराउंड चला दूंगा जब सर्विस से पहले, तो तब भी मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा कि किस तरीके से ये बाइक परफॉर्म कर रही है और आपको ये बाइक फ्यूचर में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस यही था कुछ ब्लॉग अपना KTM एडवेंचर X 390X का, जिसमें बाइक चल चुकी है हमारी 4600 एंड वी हैव अ गुड रिस्पॉन्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हियर। मिलते हैं आपसे किसी और फ्रेश ब्लॉग में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए।